नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। स्वागत है आपका मुद्दे की चर्चा में, जहां पर विशेष मुद्दे पर आज बात होगी इंडिया वर्सेस एनडीए गठबंधन को लेकर के। बता दें 2024 के लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने का वक्त बाकी है, लेकिन सियासी हलचल काफी तेज है। बता दें चुनाव के कुछ महीने पहले हुए फेरबदल ने न केवल पार्टियों को हिलाकर रख दिया है, बल्कि जनता को भी कई हिस्सों में बांट दिया है और ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर वो अपना कीमती मतदान किसको दे। एक तरफ 9 साल का सफर पूरा कर चुकी एनडीए की सरकार है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की। राजनीति के इस खेल में जनता अपना कीमती मत किसको देती है और किसको लोकसभा चुनाव में कुर्सी पर बिठाती है, ये देखना अभी बाकी है। उससे पहले सत्तारूढ़ सरकार और INDIA गठबंधन ने जनता का कीमती मतदान पाने के लिए क्या कुछ तैयारियां की हैं, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज तमाम मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले हम हमारे मेहमानों का स्वागत करते हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद है बीजेपी से विवेक श्रीवास्तव जी और कांग्रेस से पवन गुप्ता जी। हमारा सबसे पहला सवाल है पवन गुप्ता जी से। सर, गठबंधन का नाम इंडिया ही क्यों रखा गया और क्या इससे भारत की जनता का वोट खींचा जा सकता है, जबकि मौजूदा सरकार का कहना है कि इंडिया में बिंदी लगा करके आपने पहले ही देश को विभाजित कर दिया है। ऐसा नहीं है। इंडिया ये हमारे पहला भारत है। अब इसको नाम पे डिवीजन करना, आज हमारे देश अब इंडिया है, इंडिया है। जो कुछ है सब इंडिया के नाम पे है। हम लोग ने अपना जो अलायंस बनाया उसका शॉर्ट फॉर्म इंडिया हो गया है। इससे बीजेपी वाले बहुत परेशान हो गए हैं, प्रतीक हो गए हैं। और तो उसको ये कहना कि ये हमने इंडिया नाम रखा, हमने तो अलायंस का नाम दिया, उन्होंने अपने नाम दिया इंडिया, इन्होंने जो नाम दिया उसको इंडिया नाम। इंडिया होना हमारे लिए गर्व की बात है। हमारा इंडिया नाम है, इंडिया के हम भारत में, हमारा नाम इंडिया क्या होता है। विवेक जी, आप क्या कहेंगे? आप इसका जवाब किस तरह से देंगे? देखिए, एक शेर है जी कि चेहरे धो नहीं सकते, आईने बदलते हैं। जिनके लिए बड़ा सटीक रहेगा कि चेहरे धो नहीं सकते, नाम बदल लेते हैं जी, क्योंकि उनकी यूपीए गठबंधन के इतने पाप हैं, वो पाप से धुल न पाए। इन्होंने नाम बदल करके उन पापों से पीछा छुड़ाने की कोशिश की है और शार्ट ने इंडिया बन जाए जी, उससे भारत तो हो नहीं जाएंगे। वैसे भी कांग्रेस को अपने कार्यक्रम में भारत माता की जय बोलने से दिक्कत होने लगी है जी। राजस्थान में आराधना मिश्रा जी की बैठक में भारत माता की जय पे जो विवाद हुआ तो जग जाहिर है। और इस गठबंधन का आगे क्या होना है, विवेक जी, तो राघव चड्ढा ने कुछ दिन पहले एक बयान दिया था, उसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि इस महागठबंधन को जब आपने देखा तब एनडीए को बीजेपी में शामिल लोगों की और उनके जितने भी शामिल लोग हैं उसमें उनकी याद आई है। उससे पहले उनको इस चीज का याद नहीं था कि उनके मतलब एनडीए में कितने लोग शामिल हैं। थोड़ा सा अपना प्रश्न फिर से दोहराइए। तो राघव चड्ढा ने इससे पहले जवाब दिया था और सरकार पर निशाना साधा था कि बीजेपी को हमारे गठबंधन को देख करके याद आई है। विवेक जी, आपको हमारा सवाल सुनाई दिया? हाँ, बताएं बोलिए। जी जी जी, तो हम आपको दोबारा सवाल पूछते हैं। राघव चड्ढा ने अभी सरकार पर निशाना साधा था, उन्होंने कहा था कि बीजेपी को हमारा गठबंधन देखकर एनडीए में शामिल लोगों की याद आई, वरना इससे पहले बीजेपी एनडीए में शामिल लोगों के नाम तक नहीं जानती थी। इस बात पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये राघव चड्ढा जी का बयान है। अगर बीजेपी अपने एनडीए गठबंधन के सदस्यों का सम्मान न करती हो जी, तो एकनाथ शिंदे जी विधानसभा में कम सदस्य संख्या के बाद भी मुख्यमंत्री न होती जी, और हमारे बिहार में नीतीश जी भी एनडीए से मुख्यमंत्री न होते। और तो
अनुप्रिया पटेल जी केवल 2 सांसद लेकर के भारत के मंत्री ना होती, जी ऐसे बहुत से लोग हमारे साथ तमाम जगह सरकारों में शामिल हैं। ये बात तो राघव चड्ढा जी की तथ्यात्मक रूप से बेबुनियाद है, क्योंकि इसके पहले से एनडीए गठबंधन के लोग जी प्रदेशों से लेकर के भारत सरकार में तक में शामिल हैं, मंत्री हैं। तो ये बात उनकी सिरे से खारी है कि उनका, क्योंकि अनुभवी नहीं है, अभी जी। उम्र कम है, उनको इन चीजों की जानकारी भी ना होगी। अभी वो जुम्मा कुछ दिन हुआ राज्यसभा पहुंचे हैं, तो उनके लिए हो सकता है उनकी जानकारी ना हो इन चीजों की। पवन जी, विवेक जी की बातों का आप क्या जवाब देंगे कि भाई, आप लोग विवेक क्या जी हवा में ही बातें जो करते कह रहे हैं? हैं, विवेक जी की बात की यूपीए का नाम बदल के इन्होंने इंडिया रख दिया। हम ये नहीं समझ पा रहे कि क्या नाम रखे क्या ना रखे। जी इससे बीजेपी व्यथित क्यों है, इतनी परेशान क्यों है, इस बात को सोच के। जो राघव चड्ढा ने जो कहा इनके जितने भी अलायंस के पार्टनर थे, इनके अलायंस के पार्टनर शिवसेना थी, उनका साथ छोड़ गई, अकाली दल था इनका साथ छोड़ दिया, अभी एआईडीएमके ने भी इनका साथ छोड़ दिया। इनके जो इससे पहले टीडी के वो था क्या अंधा वाले जो चंद्रबाबू नायडू थे, वो इनका साथ छोड़ गए। ये एनडीए अपने लोगों को साथ रख ही नहीं पाते हैं। ये अपना अधिनायकवादी, अपना इतना ज्यादा इनका नेतृत्व उसको रहता है कि अपने तानाशाही वाला रवैया रहता है कि ये अपने पार्टनर्स को, अपने साथियों को साथ लेकर चलने की इनकी आदत नहीं है। जी ये इनका रवैया रहता है। ये क्या करेंगे? विवेक जी, विपक्ष लगातार ये भी कहता है कि आप लोग इस महागठबंधन से और सरकार इस महागठबंधन से डर गई है। देखिए सोनाली जी, कौन डरा है, कौन घबराया है, जी तो साफ दिख रहा है। दिल्ली की कांग्रेस के अधीर रंजन जी हैं, जी उधर के मारे ममता जी को डेंगू बता रहे हैं। जी ममता जी वामपंथियों से डरी हुई है। जी आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में जाकर चुनाव लड़ रही है, जी अखिलेश जी भी वहां प्रत्याशी उतार रहे हैं। इनके गठबंधन में सब एक दूसरे से डरे हुए हैं जी और सब सम्मिलित रूप से, क्योंकि भ्रष्टाचारी है, जी इसलिए ईडी से भी से भी डरे हुए हैं। कोई विवेक सजा जी। पा चुका है, कोई रुक जाइए, कोई पवन सजा जी। पा चुका है, कोई बेल पे है, कोई जी। जेल के गेट पे है, कोई जेल में है। ये सब तो डरे हुए हैं और एक दूसरे से भी डरे हुए हैं। तो डर कहाँ व्याप्त है वो तो सबको दिखाई दे रहा है ना सोनाली जी। जी पवन जी, अब ये तो उल्टा जवाब आ रहा है ना सामने से कि अब ये कह रहे हैं कि आप लोग डरे हुए हैं, आप कह रहे हैं कि ये डरे हुए हैं इस महागठबंधन से। हम बिल्कुल विवेक जी सही कह रहे हैं। जी। हम डरे हुए हैं, जी। निश्चित रूप से हम डरे हुए हैं कि हमें डर लगता है कि हमारा लोकतंत्र खतरे में न चला जी। जाए, हमारा संविधान जो उसका विकृत न कर दे। हम डरे हुए हैं कि देश में जिस तरह के नफरत का वातावरण खड़ा है, जी। देश में किस तरह के हालात खड़े हो जाएंगे, देश में किस तरह विभाजन की स्थिति आ जाएगी, सांप्रदायिकता की चरम पर हो जाएगी, हम उससे डरे हुए हैं। हम निश्चित रूप से डरे हुए हैं। इनकी जितनी भी एक्टिविटी है उससे हम डरे हुए हैं और हम उसी डरने के कारण हम चाहते हैं कि हम सब लोग मिलके ये जो इनकी तानाशाही रवैया है, जो इनको देश को विभाजन करने वाला रवैया है, जो देश में नफरत फैलाने वाला रवैया है, बेरोजगारी बढ़ाने वाला रवैया है, उसको खत्म करें। अगर नहीं विभाजन करेंगे की तो बात कर रहे हैं करेंगे। आप पवन जी, विभाजन की बात कर रहे हैं। INDIA भी तो एक विभाजन की बात कर रहा है और विभाजन की बात फिर इसके बाद जो विपक्ष है, जो सरकार है, वो भी कर रही है कि आपने इंडिया में खुद ही डॉट लगा करके इसे विभाजित कर दिया है। कहां विभाजित कर दिया हमने? कहां से विभाजित? INDA कहां विभाजित है? कौन सी ऐसी बात हमारे हो रही है? देखिए, राज्यों में अपने अपने राज्यों के सब अपनी नीतियां हैं, टकराव हैं हर जगह। कांग्रेस चूंकि सब जगह जहां भी हमारे इंडिया में पार्टनर्स हैं, वो राज्यों में वो सीधे सीधे कांग्रेस से टकराव पे हैं। तो राज्य की अपनी नीतियां, तो हम लोगों ने तय किया है कि राज्य की रणनीति आप अपने करिए, विधानसभा का चुनाव अपने हिसाब से लड़िए, आपको जो वहां पे लड़ाई लड़नी लड़िए, मगर लोकसभा में हम लोग एक साथ खड़े रहिए। अपने मतों को भूलकर, अपने विवादों को भूलकर हम लोग एकजुट खड़े। और ये लाख कोशिश कर लें कि ममता के साथ नहीं बन रही है, आपके साथ नहीं बन रही है, उसके साथ बिगड़ रही है, ये यही करते रहे। आज 3 महीने से पूरा बीजेपी यही कर रही है, मगर कोई दखल नहीं कर पा रही, 1 इंच भी हमारे में विभाजन नहीं करा पा रही। विवेक जी,
पवन जी कह रहे हैं कि आप लोग विभाजन की राजनीति करते, ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं। देखिए सोनाली जी, विभाजन की राजनीति कौन करता है जी, कि सन 84 में इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद जो सिखों के साथ दंगा हुआ, उनका कत्लेआम हुआ जी, और उस पर जो राजीव गांधी जी का वक्तव्य था वो साफ दिखता है कि विभाजन की राजनीति कौन। जी, और जिस तरह से कह रहे हैं कि हमारा गठबंधन मजबूत है, इनकी स्थिति सोनाली जी है आज तलाक बाद में शादी। अभी घोसी में चुनाव था तो सब कह रहे थे हम मिलकर लड़ रहे हैं, फिर अखिलेश जी कह रहे हैं कि बागेश्वर हमसे नहीं बात किया, मध्य प्रदेश में हम प्रत्याशी उतारेंगे, विधानसभाओं में हम लोग अलग अलग लड़ेंगे, और फिर 2024 में मोदी जी को हटाने के लिए हम सब एक। तो मोदी जी से जो नाराजगी है केवल इस बात, मोदी जी ने संवैधानिक संस्थाओं को अपना काम करने दिया, इनकी भ्रष्टाचार पे कार्रवाई करने दिया और इनको कहीं से भ्रष्टाचार में मदद नहीं मिली, और ये कुछ जेल पहुंच गए, कुछ जेल के गेट पहुंच गए, कुछ जेल के अंदर। तो इनको पीड़ा मोदी जी से, इनके पास न महंगाई के खिलाफ कोई एजेंडा है, न बेरोजगारी के खिलाफ कोई एजेंडा है। अभी कल राजस्थान में गंगानगर पेट्रोल पंपों की स्ट्राइक थी स्टेट वाइड को लेकर के, इसके पहले राजस्थान में पूरे प्रदेश के पेट्रोल पंपों ने स्ट्राइक की थी स्टेट वाइड को लेकर। हिमाचल में सरकार बनने के मंत्रिमंडल विस्तार से आधी रात पहले उन्होंने स्टेट वाइड बढ़ाया डीजल पेट्रोल पे। नहीं तो पवन जी बीच में हम आपको रोक रहे हैं। पवन जी ये बताइए कि ये तो देश की जनता भी कहती है ना, केवल विपक्ष ही थोड़ी कह रहा है, जनता भी कहती है कि बाकी बातें तो ठीक है, लेकिन महंगाई को ले लीजिए, बेरोजगारी को ले लीजिए और पेट्रोल के बाकी सारी जितनी भी चीजें हैं, किचन का सामान है, गैस सिलेंडर की बात कर लीजिए, तो ये सारी चीजें इतनी महंगी हैं कि महंगाई की बात एक अलग ही आ जाती है। ये कोई विपक्ष केवल नहीं कह रहा है, ये तो जनता भी कहती है। जनता भी कहती है, विपक्ष भी कह रहा है और पूरी जोर तोड़ से कह रहा है। हम तो 3 बातें इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, जिसमें बाकी तो 50 और इशू है जो अपने मैनिफेस्टो में लाएंगे। 3 बातें सबसे इंपॉर्टेंट हैं। जो नफरत के साथ वातावरण को संवेदनशील करके, ये वातावरण को जो ध्रुवीकरण करा के संवेदनशील करना चाहते हैं, उसके नाम पे विभाजन करना चाहते हैं, अंग्रेजों की नीति अपनाना चाहते हैं, फूट डालो राज करो, उसी में राज कर रही है। पहला उसको हम लोग रोकेंगे, हम लोग इस नफरत के बाजार की दुकान बंद करेंगे। नंबर 2, जो महंगाई है, जिसका ये इतना थोड़ी सी बात होती थी, इनके सब नेता लेके खड़खड़े पे चढ़ के और बैलगाड़ी पे चढ़ के घूमते थे और विरोध करते थे, अब आज सब गायब हो गए। आज महंगाई चरम पर है। और तीसरा, बेरोजगारी तो बिल्कुल चरम पर है। मैडम आप ये समझिए, बेरोजगारी का आंकड़ा मैं नहीं कह रहा, अभी 2009 में 2020 में लोकसभा में एक पूरक प्रश्न में, जो पूरक प्रश्न आया था उसमें पूछा गया था कि कितने युवाओं ने रोजगार के लिए आवेदन किया, आपने कितने को दिया। जो भारत सरकार ने जवाब दिया कि 22 करोड़ 43 लाख युवाओं ने 9 साल में रोजगार के लिए आवेदन किया और कुल 7,63,000 बच्चों को नौकरी दी गई। यानी कि 22 करोड़ 43 लाख में 7 को दी गई, 2 करोड़ 35 लाख बच्चे कहाँ जाए, 22 करोड़ 35 लाख बच्चे कहाँ जाए, कैसे अपने परिवार को पालेंगे, कैसे अपने घर को पालेंगे, कैसे अपने माता पिता को देखेंगे, अपने बच्चों को देखेंगे, कैसे देखेंगे, ये इनको समझ में नहीं आ रहा कि मतलब चरम पर। 2 मिनट 1 मिनट हमारी बात कर ली। इनका जो मैनिफेस्टो था 2014 का, उसकी जो 10 बातें प्रमुख थी, इन्होंने कोई बात पूरी की। एक बात इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, दूसरा इन्होंने कहा था विदेश से काला धन वापस लाएंगे, तीसरा इन्होंने कहा था कि हम किसानों की आय डबल कर देंगे। मतलब इस तरह के जो मैनिफेस्टो में इन्होंने वादे किए थे, एक भी पूरे किए इन्होंने? जवाब दीजिए विवेक जी। देखिए सोनाली जी, हमने 2 करोड़ लोगों को रोजगार की बात की। अब कांग्रेस पार्टी की समस्या ये है कि इनका जो राज आकर इंटरवेश था, कांग्रेस पार्टी को रोजगार और नौकरी का अंतर नहीं मालूम है। 2 करोड़ रोजगार का मतलब ये कि 2 करोड़ रोजगार के अवसर हम युवाओं को देंगे। 2 करोड़ नौकरी तो भारत सरकार के पास मुफ्त कभी हो ही नहीं सकती कि 2 करोड़ नौकरी भारत सरकार देता हुए। 140 करोड़ आबादी में भारत सरकार का आंकड़ा जो आपको लोकसभा में आपने जवाब दिया है पूरक प्रश्न में, उसको क्यों झुठला रहे हैं आप?
आपकी सरकार ने खुद जवाब दिया कि 22 करोड़ 43 लाख युवाओं ने आवेदन किया और हम कुल 7,63,000 लोगों को नौकरी दे पाए। अरे भाई सुनो पवन जी, सुनो, गुमराह होने वाली बात मत किया करो। 2 करोड़ रोजगार की हमने बात की, मुद्रा योजना में हमने 40 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार के लिए लोन उपलब्ध कराया है जी। ये भी मुद्रा व्यवसायी लेकर काम शुरू करता है तो कम से कम खुद या 2-3 लोगों को और उसमें एंगेज करता है, रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं। ये 2 करोड़ रोजगार को 2 करोड़ नौकरी समझ के बैठे हैं। अब इनकी समझ का स्तर इतना खराब है सोनाली जी, किस विद्यालय में पढ़वाएंगे? एक चीज, ये आटा लीटर में बेचने वाले लोग हैं। अभी ये कह रहे साहब भारत सरकार के पास इतने फार्म आए, कोई भी वैकेंसी में लाखों लोग फार्म भरते हैं, तो क्या लाखों लोगों का सिलेक्शन हो जाता है? ये बता रहे संसद में आंकड़ा रखा गया। इस तरह की बचकानी बातें अगर कांग्रेस प्रवक्ता करेंगे, उसके बाद लोग कहेंगे कि आप हमारे राहुल गांधी जी को पप्पू क्यों कहते हैं? पप्पू वाली बात करोगे तो पप्पू नहीं कह जाओगे तो क्या कह जाओगे मेरे भाई? अरे भाई, तो बच्चा भी जानता, ये तो बच्चा भी जानता है कि किसी भी वैकेंसी के लिए लाखों लोग फार्म भरते हैं। लोक सेवा आयोग के लिए चाहे लाखों लोग उसका विद्यार्थी फार्म भरते हैं, तो क्या लाखों लोगों का लोक सेवा आयोग में सिलेक्शन हो जाता है? ये बचकानी बातें जिस तरह की नेशनल चैनल की डिबेट में कर रहे हैं, इससे सोनाली जी समझा जा सकता है। मानवर आपकी हमने नहीं कहा। अभी भारत सरकार ने पूछोगे, भारत सरकार ने बता दिया, इसमें गलत क्या बताया भारत सरकार ने? अगस्त में आंकड़ा दिया, सरकार ने कुछ गलत थोड़ी बताया है। जी विवेक जी, पवन जी की बात सुन लेते हैं। पवन जी बताइए। अभी आंकड़ा दिया, अभी पता नहीं कहाँ बोला जी। एक एक करके बताइए, आप दोनों लोग एक एक करके बताइए। जनता किसकी बात सुनेगी? एक एक करके बताएंगे ना। हाँ बोलिए सोनाली जी। महंगाई के लिए हम जब विपक्ष में करने विरोध किया जी, हम पूरी ईमानदारी से महंगाई का विरोध करते थे। हम महंगाई के साथ दोगला रवैया नहीं रखते थे कि अपने शासित प्रदेशों में स्टेट वैट बढ़ाओ, महंगाई बढ़ाने का काम करें, और जब सदन से बहिष्करण करें तो वीडियो सिंचाई के विरोध में करें, और विजय चौक पे आते आते नहीं तो अभी की ही बात ले लेते हैं ना विवेक जी, अभी की ही बात ले लेते हैं हम। अभी राखी में हमने देखा था कि गैस सिलेंडर के दाम सस्ते किए गए, अब अभी तुरंत उन्होंने गैस सिलेंडर के दाम महंगे कर दिए। तो क्या अब आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि 2024 आए और फिर से आप भोली भाली जनता को, महिलाओं को बरगलाएं और उस टाइम पे सिलेंडर सस्ते करें? सिलेंडर के दाम कहाँ महंगे कर दिए जी? सिलेंडर के दाम कहाँ बढ़ा दिए? क्यों नहीं बढ़े? अभी तो कल की रिपोर्ट थी ना, कल की बात ही कर लेते हैं। 209 रुपए महंगा हुआ है, अभी तो बात करते हैं इसी की। अभी तो हुई है ये चीज जी। हेलो जी जी, बताइए आपको कैसे पता चला? अभी कल हमने देखा है कि 209 रुपए महंगा हुआ है सिलेंडर। आप बात कर रहे हैं कि महंगा नहीं हुआ है। आप जाकर के उठा करके देख लीजिए, चेक कर लीजिए, 209 रुपए महंगा हुआ सिलेंडर। और अभी महंगा हो गया जी, गैस सिलेंडर जी गैस सिलेंडर आप चेक करिए। नहीं 240 का मिल रहा है सोनाली जी, सब गलत जानकारी है आपको। सिलेंडर महंगा हुआ है, कमर्शियल सिलेंडर महंगा हुआ जी। कमर्शियल सिलेंडर 240 का मिल रहा है सोनाली जी, कमर्शियल सिलेंडर महंगा हुआ। अब इस चीज का जवाब दीजिए कि आप लोग महंगाई की बात करते हैं, आप लोग जो ये मंदिर का मुद्दा उठा करके बैठे हैं और जो विमेन रिजर्वेशन बिल लेकर के आए हैं, हाल ही में अभी आप विमेन रिजर्वेशन बिल लेके आए, अभी आप 2024 में राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे, तो आप लोग क्या फ्रंट फुट पर आकर के खेल रहे हैं और केवल चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? क्या कहना, फिर से जरा दोहरा दीजिए अपना प्रश्न। आप लोग अभी विमेन रिजर्वेशन बिल लेकर के आए विवेक जी, इसके बाद आप अभी तुरंत 2024 में राम मंदिर का उद्घाटन करने वाले हैं। आप कहते हैं आप राजनीति नहीं करते हैं, तो ये राजनीति नहीं तो और क्या है? आप 2024 में ही उद्घाटन क्यों करेंगे? और अभी हाल ही में आप विमेन रिजर्वेशन बिल लेकर के क्यों आए? आप पिछले 9 साल से सरकार में हैं। देखिए सोनाली जी, पिछले 27 साल से उसके साथ संबंधी बिल भटक रहा था।
अब तो पौधे सुन लीजिए, तो आप बोल लीजिए फिर मैं बोलूँ। ज्यादा जल्दी आपको बोलते आप बोलने के लिए तो बोलवा लीजिए, तब उसको उत्तर दीजिएगा। जी सोनाली जी, पहले पवन जी को पूरा मौका जी जी पवन जी को पूरा मौका है। पवन जी बोलिए। अरे अभी आपने कहा महिला आरक्षण का, ये 9.5 साल में तो आप महिला आरक्षण भी लाए नहीं जी। और उसके बाद सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा कि जबकि पूरा देश इनके साथ खड़ा हुआ, पूरा विपक्ष इनके साथ खड़ा हुआ, इनको 100% वोट मिला, उसके बाद भी लागू नहीं कर रहे। ये सिर्फ वातावरण को कैश कराने का, कैसे वातावरण में अपनी किसी बात को लेकर कर लें, और ये भी कहे, जबकि हमारे नेताओं ने, राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा कि आप जनगणना छोड़िए, आप पसीमन आयोग को छोड़िए, आप लागू करिए, हम आपके साथ हैं, मगर इनकी हिम्मत नहीं लागू करने की। इन्होंने अभी 2 साल, 4 साल, 6 साल ही लागू नहीं कर पाएंगे, ये इन्होंने दिखाया। जबकि कांग्रेस कह रही इसको फौरन लागू करिए, इसका मतलब लागू नहीं करना चाहते, उसकी उन भावनाओं के साथ जो फायदा इलेक्शन में मिल जाए वो लेना चाहते हैं ना। इन्होंने 9.5 साल कह लिया, इस बात का भी जवाब दे दे। साथ में ये कह रहा हूँ, ये किस तरह की राजनीति है इसका? सोनाली जी, इस देश की आधी आबादी के साथ न्याय हुआ महिला आरक्षण बिल 27 साल से भटक रहा है। हमने नारी शक्ति बंधन अधिनियम पेश भी किया, पास भी करा दिया और महामहिम राष्ट्रपति की दस्तखत भी हो गया। सबसे अच्छा अवसर तब था जब महिला प्रधानमंत्री इस देश ने दिया था। उस समय कांग्रेस को इसकी याद नहीं आई, प्रचंड बहुमत था। उससे प्रचंड बहुमत राजीव गांधी जी के पास था 84 में, उनको याद नहीं आई। पंचायतों में महिला आरक्षण लागू हुआ नरसिम्हा राव जी के समय में। 27 साल से ये बिल सदन में, इस सदन से उस सदन, उस सदन से सदन घूम रहा था जी। लोग महिलाओं को आरक्षण के नाम पे झुंझुना बजा रहे थे जी। हमने पेश भी किया, पास भी करा दिया। अब स्थिति ये कहते नहीं साहब आज से क्यों नहीं दिया। सबको मालूम है बिना परिसीमन आयोग के गठन के सीटों का रिजर्वेशन नहीं तय हो सकता कि कौन सीटें एससी है, कौन सीटें एसटी है, कौन सीटें जनरल की है। इसी में जब महिला आरक्षण इस पर लागू किया जाएगा, बिना परिसीमन आयोग के गठन के संभव नहीं हो सकता। 2024 के चुनाव से पहले क्या परिसीमन आयोग के गठन की स्थिति है? और गठन की स्थिति के पहले ये भी देखना होता है कि जो रिजर्वेशन कैटेगरियां हैं, जनसंख्या के अनुपात में कौन कौन सी सीटें, कितनी सीटें बनती हैं, ये सारी चीजें बिना जनसंख्या के परिसीमन आयोग के गठन का औचित्य नहीं, बिना परिसीमन आयोग के रिजर्वेशन के गठन का औचित्य नहीं। कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, सब कुछ जानते हुए भी इस तरह की नौटंकी करके अपने बचकानी हरकतों से देश का परिचय करा रहे हैं। नहीं तो इसमें नौटंकी क्या है विवेक जी? ये तो मांग की जा रही है ना कि इसे लागू किया जाए तो महिलाओं का भला होगा, इससे महिलाओं के लिए फायदा होगा, वो आगे बढ़ेंगी। महामहिम जी ने दस्तखत कर दी, लागू इसको होना ही होना है जी। विवेक जी ने अपनी बात कह ली, उसका जवाब तो सुन ले जी। पवन जी जवाब दीजिए। पंचायती राज में महिलाओं का आरक्षण राजीव गांधी ने लागू किया और लागू कराया, देश में लागू है। 2010 में राज्यसभा में कांग्रेस ने पंचायती राज पास करा दिया, लोकसभा में इसलिए पास नहीं करा पाए कि हमारे पास अपना कांग्रेस का पूरा बहुमत नहीं था। हमारे साथ दुनिया के दूसरे दल थे जिनकी अपनी अलग अलग राय थी। मगर आज अगर इन्होंने जो लोकसभा में महिला बिल और राज्यसभा में पास करा है, अगर कांग्रेस साथ में ना होती, अगर विपक्ष में साथ में ना होती तो 2/3 बहुमत कहां से लाती है? अरे कांग्रेस के बल पे तो पास कराया आपने, बहुमत विपक्ष के बल पे पास कराया, 2/3 बहुमत चाहिए था आपको, पास नहीं कराया हमने। अगर कांग्रेस हमने कहा विरोध करके देख लो जी। पवन जी बैकवर्ड को जवाब सुन लीजिए। रह गई थी, उसके लिए हमारे नेता ने लोकसभा में कहा हमसे गलती हुई, अब हम चाहते हैं बैकवर्ड को आरक्षण दिया जाए। साथ में हमारे नेता ने लोकसभा में बार रिपीट किया, आप जाति जनगणना और परिसीमन आयोग छोड़िए, इसको तत्काल लागू करिए। अगर आप में बिल पावर होती तो आप तत्काल इसको लागू कर देते हो, इस तरह परिसीमन और जनगणना बाद में होती रहती। विवेक जी जवाब दीजिए। देखिए सोनाली जी, पहली बात तो तथ्यहीन बातें कर रहे हैं। पंचायती राज में आरक्षण राजीव गांधी जी ने नहीं दिया था, नरसिम्हा राव जी के समय में वो पंचायती राज में आरक्षण लागू हुआ।
जी दूसरी चीज, गांधी के टाइम तो झूठ बोल रहा है, राजीव गांधी नहीं झूठ है। तो ठीक बात है, आप जबरदस्ती गांधी परिवार को क्रेडिट देकर अपनी नौकरी पक्की करना चाहते हैं, ये ठीक नहीं है। जी। नरसिम्हा राव ने नहीं। हाँ। चलिए आप दूसरा सवाल पूछते हैं। तो आप देखिए पवन जी, सवाल हमारा आपसे है कि आप लोग हमेशा गठबंधन और एकता की बात करते हैं, लेकिन आप अपनी बातों पर खुद ही कायम नहीं है, क्योंकि आपके यहाँ पीएम पद के दावेदार बहुत ज्यादा है। कौन बनेगा पीएम? हमारे साथ है, हमारे पास कभी नहीं पीएम के लिए, हमारे पास 20 चेहरे हैं प्रधानमंत्री के लिए। मैं भारतीय जनता पार्टी का दुर्भाग्य है, इनके पास सिर्फ एक चेहरा है, नरेंद्र मोदी। इनके पास हिम्मत नहीं, दूसरा चेहरा क्या है? हमारे पास 20 है। जो संसदीय परंपरा है कि जब चुनाव हो जाता है, संसद की बैठक होती है, और संसदीय परंपराओं में जो विधायक जिसके साथ संसद सांसद ज्यादा होते हैं वो नेता सदन चुना जाता है और प्राइम मिनिस्टर की पत्नी अपनी शपथ लेता है। उस परंपरा का पालन होगा, इससे ये लोग सब स्थित है। हमारे पास बहुत चेहरे हैं प्राइम मिनिस्टर के, ये अपने को देखें, इनके पास एक चेहरा है, नरेंद्र मोदी। जवाब दीजिए विवेक जी, आपके पास केवल एक ही चेहरा है। देखिए सोनाली जी, कांग्रेस वो दल है कि जिन्होंने झारखंड में एक निर्दल आदमी को, जी, निर्दल विधायक को मुख्यमंत्री बना दिया था, जी, उसके आड़ में पूरे झारखंड को लूट के खोखला कर दिया। जी, हालांकि विधायक की बात में गिरफ्तार भी हुए, जेल भी गए। तो ये देश को जिस स्थिति में ले जाना चाहते हैं अराजकता की तरफ, जी, कि देश की जनता उस अराजकता की तरफ जाना नहीं चाहती। देश को मजबूत हाथों में मजबूत लोकतंत्र चाहिए। जी। देश को ये आया राम गया राम वाली सरकारें नहीं चाहिए। नहीं तो ये आप लोग भी किस तरह की राजनीति कर रहे हैं? कभी कोई कह रहा है कि मोदी का भारत है, तो फिर विपक्ष का इंडिया है। ये किस तरह की राजनीति है? ध्रुवीकरण की राजनीति है, एक ही देश के दो नाम। देखिए, देश का नाम तो भारत है जी, और सदियों से है। इंडिया नाम अंग्रेजों ने सिंधु घाटी सभ्यता को इंडस वैली करके जी दे दिया था, और ये केवल आप इतिहास में देखेंगे तो अंग्रेजों के कार्यकाल में ही भारत का नाम इंडिया लिया गया। उसके पूर्व कभी भी आप दस्तावेजों में, किसी भी इतिहासकार के यहाँ दस्तावेजों में आप भारत का नाम इंडिया नहीं पाएंगे। जी, अंग्रेज जा रहे थे, देश के बंटवारे का समय था, जी, आप सत्ता हस्तांतर हो रही थी, चलिए आपने इंडिया दैट इज भारत एक्सेप्ट कर लिया संविधान की किताब में। जी, आगे इतने कार्यकाल तक आपके पास पूरा समय था कि देश को उसकी मूलभूत जड़ों की ओर ले जाए, लेकिन दुर्भाग्य रहा है देश का कि नेहरू जी के नेतृत्व में देश को अपनी संस्कृतियों की ओर लौटने के बजाय उनको संस्कृतियों से परे किधर ले जाना चाहते थे, उनके तमाम उस समय के जो फोटो सेशन है उसमें दिख जाता है। और उन्हीं नेहरू की नीतियों का परिणाम है कि जिस तरह से भारत में नैतिक शिक्षा का स्तर आज समाप्त से निगेटिव पर चला गया है। आज जिस तरह से अबोध बालिकाओं से लेकर के 18 साल से अब 12 साल 8 साल 10 साल तक के बच्चे के साथ जो आज बलात्कार हो रहा है, कि समाज के नैतिक स्तर के गिरे हुए या उसके नीचे भी चले गए स्तर का परिचायक है। तो भारत अपनी पुरानी संस्कृति, जिसमें सरस्वती गार्गी जैसी विकसित महिलाओं का सम्मान करता था, उस देश में अगर इस तरह से बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा तो आप सोच लीजिए कि भारत का नैतिक स्तर कहाँ पहुंच गया है। नहीं तो ये व्यवहार तो आज भी होता है ना विवेक जी, ये तो कोई जरूरी नहीं कि केवल उनकी सरकार में ऐसा होता था, महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ, या फिर देश में ऐसा होता था। ये व्यवहार तो आज भी होता है और हो रहा है। क्यों हो रहा है, ये तो सोचने की आवश्यकता है ना। सुना जी, तो बताइए ना क्यों हो रहा है? आपकी सरकार में भी तो हो रहा है ना, क्यों हो रहा है बताइए। इसलिए हो रहा है कि आज समाज का नैतिक स्तर गिरा हुआ है जी, और ये नैतिक स्तर को एक दिन में नहीं बनता। जब आप बच्चों को मध्यकालीन इतिहास में पढ़ाओगे जी कि फलाने बादशाह हरम में नंगा घूमता था, आगे अपनी बेटी से शादी की, ये सब जब आप बच्चों को पढ़ाओगे तो बच्चों की मानसिकता क्या होगी? कच्चा मन जो होता है कच्चा हाथ तक का, उसके मानस पत्र में कौन सी रेखाएं खींचोगे? आपको ये पढ़ाने में दिक्कत रही कि महाराणा प्रताप 30 साल मुगलों से संघर्ष किया, घास की रोटी खाई, छत्रपति शिवाजी का संघर्ष नहीं पढ़ाओगे, माता जीजाबाई के बारे में नहीं पढ़ाओगे। ऐसे तमाम उदाहरण जो हमारे इतिहास में
है जो जिससे हम गौरव महसूस कर सकते थे, वो आपने नहीं पढ़ाया। आपने मध्यकालीन इतिहास हमें पढ़ाया और ये पढ़ा करके आपने शुरुआत से 6 शिक्षा मंत्री एक विशेष समुदाय से लिए जी। और उसके बाद क्या दशा रही भारत, वो आज आप देख नहीं सकते, सामने है। अगर हम कहते हैं कि देश की बहुत सी समस्याओं की जड़ नेहरू कार्यकाल से शुरू हुई है, तो कांग्रेस के शासन में किंतु बुरा लग जाता है। अभी हम सांस्कृतिक उत्थान की बात करते हैं, अपने सनातन संस्कृति के प्रतीकों के पुनरुद्धार की बात करते हैं, कि दर्द होता है राम मंदिर क्यों बना रहे। राम यहाँ की आदर्श है, राम इस देश की आस्था का केंद्र है। राम का भव्य मंदिर बन रहा है, उसका उद्घाटन होने जा रहा है, कल जो उसमें दर्शन प्रारंभ होने जा रहा है जनवरी माह से, तो उसमें भी 2 लोगों को दिक्कत है। तो भाई भगवान राम मंदिर की बात ले। पवन जी, इसका क्या जवाब देंगे आप? ये जो व्यवहार है महिलाओं के साथ, ये आपकी सरकार में शुरू हुआ और आप लोगों ने जिस तरह का रवैया अपनाया, जिस तरह की ज्ञान दी, उसके बाद से ये सारी चीजें हुई और ये सारी चीजें अब होती आ रही हैं और इसी वजह से सरकार जो है वो कुछ कर नहीं पा रही है। इस चीज का आप क्या जवाब देंगे? पूछेंगे पवन जी बताइए। हाँ देखिए, आज आप इंडिया वाली बात की थी आपने जी। जिस दिन से इंडिया का गठन हुआ उससे पहले इनको इंडिया नाम, एक दिन पहले तक कोई इनको कोई बुराई तो उसमें वो नहीं दिख रहा था। उसके बाद इनको इंडिया में बुराई दिखने लगी। मोदी जी की जितनी 7 योजनाएं जो लागू किए हैं उसमें 4 के नाम में इंडिया है जी। प्राइम मिनिस्टर जब थे 2003 में, साइनिंग इंडिया के नाम पे चुनाव में आए थे वो, और साइनिंग इंडिया के नारा दिया था। आज आपके जेब में जितने भी नोट है, 1 रुपया भी है, उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, सब नोट भी उसी से हैं। अब इनको इंडिया नाम से तकलीफ तभी हो गई जब इंडिया से कभी तकलीफ नहीं थी, ये इंडिया का ही तो सब करते हैं। इनकी जितनी योजनाएं मोदी जी ने लागू की है सब में इंडिया नाम है। आप समझिए, तो इनका कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। ये बहुत ज्यादा परेशान हो गए, विचलित हो गए, व्यग्र हो गए और इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इंडिया से कैसे लड़ा जाए। ये सब भयभीत हो गई है और इनके भयभीत होने से यह इंडिया टूटने वाला नहीं है, उन्हें इसमें कोई कुछ करने वाला है। और महिलाओं के साथ जो कुछ भी व्यवहार होता है, जितना भी छेड़छाड़ होता है, इन सारे बातों को लेकर के आप पर आरोप लगाया गया है पवन जी कि आपकी सरकार में जो पूरे पहले सरकार थी उसके दौर से ये चला आ रहा है और उसी वजह से आज ये बदला नहीं जा सकता है, ये मानसिकता लोगों की नहीं बदली जा सकती है। इसका क्या जवाब देंगे? आपकी आवाज पूछेंगे पवन जी, अभी अभी विवेक जी ने कहा है कि महिलाओं के साथ जो कुछ भी होता है, जो भी आजकल हो रहा है या पहले हुआ था, महिलाओं के साथ जितनी भी छेड़खानी की वारदात सामने आती है, ये सारी चीजें जितनी भी होती हैं वो केवल आपकी सरकार में हुआ करती थी और आप लोगों ने इसे बढ़ावा दिया, इस तरह की मानसिकता को बढ़ावा दिया, इसकी वजह से होता है। सत्य देख कर आंखों पट्टी बंद कर लेना, सत्य को नकार देना, मतलब झूठों के बीच में फैला देना, ये इनकी पद्धति, इनकी शैली है। आप ऐसा कैसे कह सकती है कि जो पहले होता था अब नहीं हो रहा, अब नहीं हो रहा? अरे पहले से ज्यादा हो रहा है इधर, ये कौन कह रहा कि नहीं हो रहा? अगर आंकड़े उठा लें, ये आंकड़े उठा ले, इधर 10 साल के आंकड़े निकाल लें तो अपने आप इनको समझ में आ जाएगा क्या आंकड़ों की स्थिति है। और ये देन किसकी है? ये तो देन के लिए तो इनको सोचना पड़ेगा कि हमारा समाज कहाँ था, हम लोग कहाँ खड़े हैं, हमारे समाज के को कितना सुधारने का काम कांग्रेस ने किया। ये तो बचाएंगे। इनको तो दोष लगाना है कि नेहरू जी के ऊपर उंगली उठा रहे हैं जिन्होंने देश को यहाँ तक पहुंचाया। आज ये संवैधानिक संस्थाओं को जिनको बेच रहे हैं वो सब नेहरू जी ने बनाई। आज इन्होंने क्या किया? ये तो सब बेचे दे रही है, जो जिनको बनाने के लिए पूरा देश का अपना प्राण लग गए थे, उसको बढ़ाने में लग गए थे। आज जिसके कारण देश इतना आगे है उसको बेचने का काम ये कर रहे हैं। ये तो राहुल गांधी की इस हरकत पर आप क्या कहेंगे? पवन जी, राहुल गांधी जी की हरकत पे क्या कहेंगे? बात कर रहे हैं राहुल गांधी जी अभी हिंदुत्व और हिंदू का मतलब समझा रहे हैं, लेकिन विदेशों में जा करके ये अपने ही देश की इज्जत की धज्जियां उड़ा करके चले आते हैं। तब हिंदू पे आ जाते हैं, राम मंदिर पे आ जाते हैं, 3 तलाक पे आ जाते हैं, 370 पे आ जाते हैं, इंडिया पाकिस्तान पे आ जाते हैं। उनके पास दूसरा कोई मुद्दा ही नहीं रहता है। अरे मुद्दों की बात करिए, मुद्दों पे बात कर रहे हैं। धर्म की राजनीति करते करते आप लेते रहिएगा, आपकी देखेंगे किस तरह वोट लेंगे धर्म की राजनीति पे ध्रुवीकरण करके। आपको दिखेगा फिर चुनाव में, अभी 5 राज्यों के चुनाव में भी दिखेगा आपको
कर लीजिए जितना पहले भी तो जब आप सरकार में रहे थे तो आपने भी केवल राम मंदिर के मुद्दे को लेकर के ही काम किया था। पूरा बंगाल आपने बांट, मगर पवन जी हमारा सवाल भी तो सुन लीजिए। आप भी तो पिछले 75 साल सरकार में रहे और आपने भी राम मंदिर का मुद्दा ही उठाया था केवल। कांग्रेसी सुनने नहीं बोलने के आदि होते सुना लीजिए। जी बताइए पवन जी, आपने भी तो इससे पहले केवल राम मंदिर का मुद्दा उठाया था, लेकिन राम मंदिर फिर भी नहीं बना था। हमने कब हम लोग अपने व्यक्तिगत सामाजिक राम मंदिर का मुद्दा उठाए, सरकार ने का मुद्दा उठाया। हमारा कभी भी इसका जवाब दीजिए विवेक जी। संविधान के देखिए सोनाली जी, ये राम को काल्पनिक पात्र बताते सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे में जी, और आज ये हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। उसी राम जन्मभूमि मंदिर में राहुल गांधी की जाने की चर्चाएं आती हैं। ये वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहन सकते हैं, कुर्ते के नीचे क्रॉस पहन सकते हैं और भी कुछ कर सकते हैं जी। मैंने ये कहा था कि जो आज भारत की वर्तमान नैतिकता का पतन है जी, ये कहीं न कहीं जब देश आजाद हुआ तो हमारी सरकार के पास यह अवसर था कि हमारी जो प्राचीन संस्कृति थी, जिसमें ये वो देश है सोनाली जी जहां नौ दुर्गा में कन्या पूजन का प्रावधान है, नारी शक्ति की वंदना का प्रावधान है, और उस देश में अगर अबोध बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, ये हम सबके लिए बहुत मानने जैसी बात है। और ये किसी एक प्रदेश का किस्सा नहीं है, मणिपुर से लेकर छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, हर जगह की घटना है। आज समाज का अगर इतना पतन हुआ है तो क्यों हुआ, कैसे हुआ है जी। जिस देश के जिस प्रधानमंत्री के पास ये जिम्मेदारी थी कि वो देश को उसकी प्राचीन संस्कृति की तरफ ले जाए जी, उन्होंने उस संस्कृति की तरफ देश को मोड़ने के बजाय जिस तरह की उनकी उस समय के फोटो माउंटबेटन की पत्नी के साथ सोशल मीडिया पे आती है, उसे देख के लग जाता है उन्होंने देश को किस आवारगी की दिशा की तरफ ले जाने का प्रयास किया। आज अगर देश का नैतिक पतन दिख रहा है लोगों का, इसके लिए कहीं न कहीं नेहरू कांग्रेस की नीतियां जिम्मेदार है। हम जब संस्कृत के पुनरुद्धार की बात करते थे, कहते साहब ये क्या बात करते, हम अगर रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण की बात करते, भगवान राम से आदर्श जीवन इस देश में किसका हो सकता है? अगर ये देश भगवान राम के जीवन से प्रेरणा नहीं लेगा, भगवान श्री कृष्ण के जीवन से प्रेरणा नहीं लेगा, तो किससे लेगा? जहांगीर से लेगा, शाहजहां से लेगा? किससे दिलाना चाहते हैं आप लोगों को नैतिकता की प्रेरणा? तो ये कांग्रेस ने जिस दोराहे के जिस आवारगी की दिशा में देश की संस्कृति को मोड़ने की कोशिश की, उसका परिणाम आज पूरा देश भोग रहा है। कानून कड़े से कड़े बन चुके, संसद में पास्को एक्ट में मृत्युदंड तक का प्रावधान है, उसके बावजूद भी अगर इस तरह के अपराध हो रहे हैं तो चिंता का विषय है। ये समाज के नैतिक पतन की पराकाष्ठा है। इसी क्रम में जिस तरह से हमारे कह रहे 5 राज्यों में चुनाव होगा, देख लीजिएगा, ये वो दुनिया भर की बातें कर रहे, तो तंत्र में जनता जनार्दन होती है। सत्ता हमारे लिए अपनी विचारधारा की स्थापना का एक माध्यम है। हम सत्ता में आने का प्रयास करते हैं, इससे हमारी विचारधारा और आगे बढ़े। हम जो लक्ष्य लेके चले थे अपने गठन के पहले से, जनसंघ के जमाने से, हमें जब मौका मिला हमने धारा 370 उठा के डस्टबिन में फेंक दिया। हमने अपने एजेंडे में कहा था कि रामलला के भव्य मंदिर निर्माण के कानूनी अड़चने दूर करेंगे, वहां मंदिर का निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेंगे। हमने किया। आज वहां पे रामलला का भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है। चलिए तब भी विवेक जी अब देखना ये बाकी है कि 2024 में किसकी सरकार आती है, गठबंधन की सरकार आएगी या फिर एनडीए की सरकार आएगी। अब वक्त हो चुका है दूसरे शो का, तब तक आप सभी मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। अब ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए केकेडी न्यूज।